अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं CS501 की असाइनमेंट नंबर 3 को। तो चलिए चलते हैं अपनी असाइनमेंट नंबर 3 की जानिब। असाइनमेंट नंबर 3 पर जाने से पहले मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो असाइनमेंट है ये आप लोगों को वर्ड की फ़ाइल मेरे ब्लॉग visuahmed.blogspot.com से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे ब्लॉग का आप रेगुलरली विज़िट करता रहा करें ताकि आपको अपने सेमेस्टर की जितनी भी असाइनमेंट हैं वो आसानी के साथ वहाँ पर मिल जाएं। तो चलिए रीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को और फिर इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। कंसिडर अ डिस्क ड्राइव हैविंग रोटेशनल स्पीड ऑफ 5400 RPM। हमने एक कंसिडर करना है कि एक जो डिस्क है वो रोटेट कर रही है 5400 RPM की स्पीड से। द डिस्क हैज़ एन एवरेज सीक टाइम ऑफ 4 millisecond and controller overhead is 0.5 millisecond. The bandwidth of internal outer track of disk is 48 megabyte per second. How much time will be required to read a file of 2 MB from the disk? अच्छा, उन्होंने एक डिस्क की रोटेशनल स्पीड बताई है 5400 RPM। ठीक है, फिर उसका एक एवरेज सीक टाइम बताया हुआ है और कंट्रोलर के जो ओवरहेड है उसका भी हमें बताया हुआ है। वो कहता है कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो हमारी 48 मेगाबाइट पर सेकंड है। हमने ये बताना है कि 2 मेगाबाइट की जो फाइल है उसको वो कितने टाइम के अंदर रीड कर लेगी। अब हमने अपनी कैलकुलेशंस को मुकम्मल करना है और फिर उसके हवाले से बताना है। बहुत ही आसान किस्म की कैलकुलेशन है, बुक के अंदर भी ये एग्जांपल मौजूद है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं अपने सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया है एवरेज सीक टाइम को। एवरेज सीक टाइम हमारे पास है 4 मिली सेकेंड। उसके बाद है रोटेशनल स्पीड को। रोटेशनल स्पीड हमारे पास है 5400 RPM। इसके बाद हमने निकालना है एवरेज टाइम रोटेशन। एवरेज टाइम रोटेशन हम लोगों ने किस तरह से निकालनी है, उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला इस्तेमाल करना है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60। 0.5 जो था ओवरहेड उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड के अंदर तकसीम हो जाएगा। उसके बाद हमने डिवाइड कर देना है 5400 RPM जो है उसके साथ हमने डिवाइड कर लेना है। जब ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0056। अब ये जो 0.0056 है इसको हम लोगों ने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा जो आंसर जो है वो हमारा मिली सेकंड के अंदर आ जाए। क्योंकि हमारा 5400 पर मिनट के अंदर था और हमने जो हमारे पास जो ओवरहेड था वो 0.5 जो था उसको हम लोगों ने सेकंड्स के अंदर हम लोगों ने तकसीम मतलब ले गए थे। तो अब हमने दोबारा इसको मिली सेकंड के अंदर लेकर आना है। तो हम लोगों ने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो 5.6 मिली सेकंड आ गया है। इसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है टाइम ट्रांसफ़र। तो टाइम ट्रांसफ़र हमारे पास है हमारे पास जो टाइम है वो हमने इस तरह से करना है कि 2 मेगाबाइट की हमें एक फ़ाइल दी गई थी जिसके लिए हमने ट्रांसफ़र ऑफ टाइम हमने फाइंड करना था। तो इसके लिए हमने 2 को ऊपर रखा है, 48 को हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 0.04167 सेकंड आंसर आ गया है। अब हमने 0.4167 को मल्टीप्लाई कर दिया है 1000 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया है 41.67। अब हमारे पास एवरेज टाइम सीक आ गया है, रोटेशनल एवरेज टाइम रोटेशन आ गई है, टाइम ट्रांसफ़र आ गया है। अब हमारे पास चौथी चीज़ रह गई है टाइम कंट्रोलर। टाइम कंट्रोलर हमारे पास है 0.5 मिली सेकेंड। अब ये चार चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, हमने इन चारों चीज़ों को प्लस कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने टाइम के अंदर वो डेटा 2 मेगाबाइट का जो डेटा है उसको वो रीड कर लेगी। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने टाइम सीक लेना है। टाइम सीक हमारे पास 4 मिली सेकेंड है। उसके बाद टाइम रोटेशन है। टाइम रोटेशन हमारे पास 5.6 मिली सेकेंड है। उसके बाद टाइम ट्रांसफ़र है। टाइम ट्रांसफ़र हमारे पास 41.67 मिली सेकेंड है और टाइम कंट्रोलर हमारे पास 0.5 मिली सेकेंड है। तो ये सारे के सारे मिली सेकेंड्स के अंदर अभी हमारे पास आ गए हैं। हमने इन सब को प्लस कर देना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 51.72 मिली सेकेंड्स। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। कंसिडर अ 32-bit प्रोसेसर विच हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 GHz। द प्रोसेसर हैज़ 32-bit डेटा bus with the speed of 30 megahertz. An I/O device is connected to this bus which
हैज़ अ ट्रांसफ़र रेट ऑफ 20 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। अच्छा, वो हमसे कहता है कि हमने कंसिडर करना है कि एक हमारे पास एक 32 बिट का एक प्रोसेसर है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 गीगाहर्ट्ज़ की। ये जो प्रोसेसर है, इसकी जो अंदर जो बस लगी हुई है वो डेटे को ट्रांसफ़र कर रही है 30 मेगाहर्ट्ज़ पर सेकंड से। अच्छा, जो हमारी जो आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई हैं, वो डेटा ट्रांसफ़र कर रही हैं 20 मेगाबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से। नेक्स्ट हमें जो उसने बताया हुआ है, इफ़ DMA टेक्निक इज़ यूज देन द डेटा इज़ ट्रांसफर्ड इन चंक्स ऑफ 16 KB फॉर ईच DMA रिक्वेस्ट टू कंप्लीट अ टोटल ऑफ 5000 क्लॉक साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CPU टाइम स्पेंड टू हैंडल डेटा ट्रांसफ़र विद एंड विदाउट DMA। उसने कहा कि हमने बताना है कि CPU कितना टाइम लेता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए विदाउट और विद DMA। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हम लोग विद DMA के साथ कर लेते हैं, फिर उसके बाद विदाउट DMA को हम लोग टच करेंगे। तो इसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि हार्ड ड्राइव जो है वो हमारा डेटा ट्रांसफ़र कर रही है 20 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, और उसका जो ब्लॉक्स हैं, जिनके जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं वो है 16 KB का। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों ने अपने जो 20 मेगाबाइट है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है किलोबाइट के अंदर। तो किलोबाइट के अंदर जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 के साथ और डिवाइड कर देंगे 16 के साथ, क्योंकि 16 तो हमारा KB के अंदर वैसे ही है तो हमने इसको नहीं छेड़ना। हम सिर्फ छेड़ेंगे 20 को, क्योंकि 20 हमारा मेगाबाइट के अंदर है। जब हमने इसको मेगाबाइट के साथ हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास 1280 ब्लॉक्स ट्रांसफ़र पर सेकंड हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमने इसको चेक करना है कि CPU टोटल रिक्वायर्ड साइकिल इज़ 5000। अब हमने 5000 को ये जो हमारे पास जो डेटा आया है 1280 उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64 लाख साइकिल्स पर सेकंड। इसके बाद हमने एक 1 गीगाहर्ट्ज़ जो CPU है उसके लिए हम लोगों ने फाइंड करना है। तो 1 गीगाहर्ट्ज़ का जो CPU है उसके लिए हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे कि हम ये 64 लाख जो हमारे पास आया है इसको हम लोग ऊपर रख देंगे, डिवीजन कर लेंगे 1024 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज पावर 6। ये जो है इसकी हम लोग दोबारा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.625%। ये जो डेटा है ये हम लोगों ने विद DMA के साथ हमारी जो CPU है वो 0.625% टाइम लेता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। विदाउट DMA के साथ क्या है कि आईओ डिवाइसेस जो हैं वो सेंड कर रही हैं डेटा को 20 मेगाबाइट पर सेकंड ओवर द 30 मेगाबाइट पर सेकंड बस के साथ। तो हम लोगों ने क्या करना है कि 20 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 30 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि जिस चीज़ की हम लोगों को परसेंटेज चाहिए होती है उसको हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 66%। तो इसका जो आंसर लास्ट पे हम लोगों ने निकाला है CPU टाइम इज स्पेंट कॉपिंग डेटा टू द मेमोरी इज 66%। ये है विदाउट DMA और विद DMA है 0.625%। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो असाइनमेंट है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा ये जो असाइनमेंट है ये मेरे ब्लॉग visuaman.blogspot.com के ऊपर आप लोगों को वर्ड की फ़ाइल के अंदर मिल जाएगी। अगर आप लोगों को किसी भी जगह पर किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे रिक्वेस्ट करें कि सर मुझे इस जगह से प्लीज़ थोड़ा सा समझा दें ताकि मैं आपको वहाँ से समझा दूँ। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा कमेंट करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कितनी अच्छी लगती हैं या आप लोगों का मेरी वीडियोस के ऊपर रिस्पांस किस टाइप का है।